नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम आपके कॉमन पेपर एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसका यूनिट 3 आप लोगों के सामने आपको रिवीजन कराने वाले हैं। और इसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो महत्वपूर्ण 2.1 और 2.2 ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके चैप्टर्स थे वो रिवीजन करा दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर भी उनका लिंक जो है वो शेयर कर दिया गया है। और टेलीग्राम पर जितनी भी वीडियोस, जितनी भी पीडीएफ आप लोगों को दी जाएंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप सभी को पता है क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर से देखते आ रहे हैं कि क्या कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है और कितना वहाँ से आप लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम यूनिट 3 कवर कर लेते हैं, जहाँ पर बात की जा रही है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की। तो दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। पहली आपके लिए फॉर्मल एजुकेशन और दूसरी आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। एक आपका फॉर्मल एजुकेशन, एक आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एजुकेशन, क्योंकि आपका ये जो पेपर है ये शिक्षा पर ही आधारित है। एजुकेशन है तो क्या शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, ये सभी चीज़ें, शिक्षा का महत्व क्या है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। और फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका औपचारिक शिक्षा। अगर हम हिंदी में बात कर लेते हैं तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा या आपका फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम बात कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा की, तो आप लोग एक शब्द में कहेंगे कि ऐसी शिक्षा जो किसी संस्था में किसी नियमित समय में किसी पाठ्यक्रम को देखते हुए दी जाए, जहाँ पर समय निर्धारित किया जा रहा हो, आपका मूल्यांकन किया जा रहा हो और उस शिक्षा का पाठ्यक्रम भी निर्धारित हो, साथ ही साथ नियमित रूप से वो शिक्षा दी जा रही हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है कि नियमित रूप से, अगर आपका 1 साल का सिलेबस है या 2 साल का सिलेबस है या 1 साल का आपका पाठ्यक्रम है, तो वो नियमित ढंग से शिक्षा दी जा रही हो, जिसकी सुविधा आपको मिल रही हो, सुव्यवस्थित ढंग से जो शिक्षा दी जा रही हो, जिसमें जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है वो निर्धारित समय पर समाप्त हो, पाठ्यक्रम लचीला हो, जिससे सभी बच्चे पढ़ सके। एक निश्चित स्थान पर दिया जा रहा हो, स्थान आपका विद्यालय हो सकता है, आपकी लाइब्रेरी हो सकती है, निश्चित समय में दिया जा रहा हो, निश्चित उद्देश्य के लिए दिया जा रहा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित समय में निश्चित उद्देश्य के लिए और निश्चित पाठ्यक्रम इसमें क्या होता है, निर्धारित होता है। ये आपकी कौन सी एजुकेशन कहलाती है? फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और यहाँ से आपका प्रश्न उठता भी है, तो जो आपके ये औपचारिक शिक्षा के जो कह सकते हैं कि साधन, तो आप लोग अपने विद्यालय पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर आपका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है, हर चीज़ निर्धारित होती है। तो आपका क्या हो गया? स्कूल। दूसरा आपका क्या हुआ? पुस्तकालय। तीसरा आपका क्या हुआ? धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। और आपका संग्रहालय। ये सभी आपके क्या हो गए? आपके फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा के साधन। अब हम अगर परिभाषा की बात कर लें, ये तो अभी मैंने आप लोगों को जो बताया वो अपने शब्दों में जो औपचारिक शिक्षा को अर्थ के रूप में हम व्यक्त करते हैं, जहाँ पर हमने कहा कि निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए, हर चीज़ें निश्चित होनी चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, मूल्यांकन भी बीच में होना चाहिए। तो ये सभी क्या? निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ पर हम औपचारिक शिक्षा लेते हैं। तो जॉन डीवी ने औपचारिक शिक्षा के बारे में क्या कहा? जॉन डीवी ने औपचारिक शिक्षा के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज के साधनों व उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है।
यह एक ऐसे अनुभव प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको छात्र दूसरे के साथ रहकर औपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि ऐसी कोई अनौपचारिक शिक्षा है उसके द्वारा हम औपचारिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ रहकर। विशेषताएं और लाभ, अगर हम थोड़ा सा विशेषताओं पर बात कर लेते हैं थोड़ी, कि औपचारिक शिक्षा की यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की विशेषता क्या है, तो कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों में प्रदान की जाती है, यह विशेषता होती है। इसका प्रारंभ कब होता है? औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कब होगा? जब हम विद्यालय जाएंगे। और अंत कब होगा? जब हम विद्यालय को छोड़ेंगे। भौतिक मूल्यों से जुड़ी हुई होती है और भौतिक संसाधनों के लिए प्रेरित करती है। और इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा उत्तीर्ण करना और प्रमाण पत्र हासिल करना और भौतिक चीज़ों का निर्वहन करना, नौकरी पाना। ये आपकी औपचारिक शिक्षा का जो विशेषताएं या लाभ होते हैं, इसको हम कह सकते हैं। विशेष शिक्षा आप सभी ने पढ़ी होगी। विशेष शिक्षा हम किसको कहेंगे? विशेष शिक्षा या विशेष विद्यालय पर हम अगर बात कर लें तो अभी विशेष शिक्षा भी आप लोग समझ जाएंगे। विशेष विद्यालय जहां पर स्पेशल एजुकेटर्स हों, विशेष बच्चे आ रहे हों, विशेष तरीकों से उनको पढ़ाया जा रहा हो, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हों, उनके लिए वातावरण अनुकूल हो, उनके लिए शैक्षिक सामाजिक मनोरंजन की गतिविधियां जो हैं वहाँ पर सिखाई जा रही हों, और जो भी चीज़ें हैं विशेष बालक के लिए उपयुक्त और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, समाज में रहने के लिए बच्चे को जो चीज़ें सिखानी हैं वो विशेष विद्यालय में हम बच्चे को सिखाते हैं विशेष शिक्षा के द्वारा। तो अगर हम आगे देख लेते हैं दोस्तों कि आपकी अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, या हम बात कर लेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा, तो आप लोग कहेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा जो हम अपने घर, समाज, अपने जीवन से जुड़े हुए लोगों से, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता? पढ़ना लिखना नहीं पड़ता है, हमको केवल अपनी चीज़ों को समझना पड़ता है। हम अगर घर में रह रहे हैं तो वहाँ पर मम्मी रोटी बना रही है, या मैं अपने घर से निकला तो घर के बाहर साफ़ सफाई देखी, तो ये सभी क्या है? हमने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की कि हमको साफ़ सफाई करनी है, कूड़ा कहाँ डालना है? डस्टबिन में ही डालना है। ये एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। ये आपका क्या अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ हो सकता है। कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा का साधन शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जो आपका फॉर्मल एजुकेशन थी यानी कि औपचारिक शिक्षा जो थी, उसको हम जब तक रखते थे जब तक हम विद्यालय जाते थे या जब तक हम पाठ्यक्रम को पढ़ते थे। लेकिन जो आपका अनौपचारिक शिक्षा होगी, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होगी। हम जीवन में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी व्यक्ति से, किसी ना किसी समाज से, अपने घर से, परिवार से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो ये सभी आपकी अनौपचारिक शिक्षा कहलाएंगी। चाहे वो हम कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ बुरा सीखेंगे, अपने जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव हम सीखते रहेंगे, और यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, शिक्षा होती है। इसको दोस्तों इनफॉर्मल एजुकेशन को रॉस जी ने क्या कहा? परिभाषा देते हुए रॉस जी ने कहा कि अनौपचारिक शिक्षा में बालक द्वारा सभी स्वभाव ग्रहण करना और उसे अपनी प्रकृति से उत्तेजित तथा विकसित करना सिखाती है। लाभ क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो यह जीवन पर्यंत एक चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर आप अनौपचारिक शिक्षा याद कर लेंगे या औपचारिक शिक्षा याद कर लेंगे, दोनों में से अगर आपको एक याद है तो आप बहुत ही आसानी से दोनों को लिख सकते हैं, और आपके पेपर में बहुत ही, ये मान के चलिए कि ये दो चैप्टर्स में से आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा के साधनों की, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन के जो साधन होते हैं वो हमारा क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि परिवार, जब हम घर से बाहर निकले तो कौन हुआ हमारा? आपका घर से जब बाहर निकले तो हमारा क्या आएगा? समुदाय, जनसंचार, हमारा समाज, समाज के व्यक्ति,
तो इनसे जो कुछ भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या आपका अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। थोड़ा आप परिवार के बारे में भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और समुदाय के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परिवार और समुदाय आपका एक पूरा पेपर है, फैमिली एंड कम्युनिटी, और वहाँ से भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस है एक दो आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से दोस्तों चाहे कोई भी शिक्षा हो, उससे आपका क्या होगा, मानसिक विकास होगा। और ज़्यादातर मानसिक विकास कोई भी शिक्षा हो, चाहे आपकी औपचारिक शिक्षा हो या अनौपचारिक शिक्षा हो, आपके संवेगों का विकास होगा, आपका सामाजिक विकास होगा, आपका धार्मिक विकास होगा, आपकी रुचियों एवं आदतों का विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा, संस्कृति का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। ये सभी क्या आपके शिक्षा के साधन के रूप में, जो विकास के रूप में अगर हम देख सकते हैं, तो दोस्तों ये सभी शिक्षा से आपका विकास हो सकता है। समुदाय के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, और फैमिली एंड कम्युनिटी का जब आपका पेपर आएगा तो मैं आपको समुदाय के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। अगर मैं समुदाय की आपको एक परिभाषा बता देता हूं, तो केवल डेविस के अनुसार परिभाषा डेविस ने क्या दी, इन्होंने कहा कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पक्ष आते हैं। समुदाय में स्कूल भी होता है, समुदाय में लोग रहते भी हैं, ये सभी चीज़ें आपके क्या समुदाय के अंतर्गत आती हैं। समुदाय से हमारा तात्पर्य छोटे समूह से है, जहाँ वृद्ध, युवा, पुरुष, स्त्री, विभिन्न योग्यताएं व कौशल वाले व्यक्ति जो अपने पड़ोसियों की मतलब जो अपने पड़ोसियों के साथ में मिल बांट कर रहते हैं, तो वो क्या आपके समुदाय के अंतर्गत आते हैं। समुदाय जो आपका फैमिली एंड कम्युनिटी का पेपर होगा, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समुदाय के बारे में बताऊंगा। इसके बाद में ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, आप लोग नाम सुने होंगे, एमपी भोज। कहेंगे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय। यहां पर क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि UPRTOU, यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1999 में की गई, और उन व्यक्तियों, उन बालकों, उन बच्चों के लिए की गई जो पर डे यानी कि प्रत्येक दिन विद्यालय जाने में असमर्थ हैं, जो कोई कार्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ में डिग्री या डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं। जैसे UPRTOU आपका हुआ, या मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी हुई, या NIOS हुआ, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्कूलिंग, जिसको हम लोग NIOS या IGNOU आप लोग नाम सुनते होंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो इनका सबका कार्य क्या है, इनका सबका कार्य यही है कि दूरस्थ शिक्षा, यानी कि जो भी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम चलाया जा रहा हो वो बच्चे को मुक्त रह करके, बच्चा कुछ भी करे घर में, लेकिन जब उसके पेपर्स हों या जब भी कभी विद्यालय में या आपके इस विश्वविद्यालय में जब भी कभी काम पड़े तब उसको जाना पड़े, अन्यथा उसको ज़्यादा ना जाना पड़े। तो ये सभी आप लोग इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा कि इनकी स्थापना कब की गई। इसके बारे में मैं आपके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आप पढ़ेंगे एक्शन एड के बारे में, जिसकी स्थापना की गई थी। एक्शन एड की स्थापना कब की गई थी, 1972 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जो है वो इंग्लैंड में है। यह एक प्राइवेट संस्थाओं की बात हो रही है। इसका काम क्या है, जो भी मानसिक मंदित बच्चे हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ना, सुरक्षा के लिए प्रचार प्रसार करना, सफाई, स्वास्थ्य, इसका सबका बहुत ही ध्यान देना। हैंडीकैप इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय आपका फ्रांस में है, सॉरी दोस्तों, जिसका मुख्यालय बेल्जियम में है, और यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हेलन केलर इंटरनेशनल, यह भी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसी प्रकार से आप लोगों के यहाँ जो, अगर मैं अपने भारत के संस्थाओं की बात कर लूँ तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है आपकी संस्था, जो आप लोग काफ़ी बार, और दोस्तों पेपर में यहाँ से पूछा भी जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे, पुराने पेपर्स उठा करके देखे होंगे, तो आप लोग कहेंगे कि NIMH कहाँ है दोस्तों, सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में है। और इसी प्रकार से आप इसकी जो स्थापना 1984 में की गई, इसका नया नाम NIEPID
यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसी प्रकार से NIOH जो कि आपका नया नाम NILD, आप सभी को याद होगा, फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत बार इनको याद कराया आप लोगों को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई और यह कहाँ है आपका, कोलकाता में है, कोलकाता में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है NIEPVD, या हम कह सकते हैं NIVH, ये इसका पुराना नाम है, ये आपका नया नाम हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी जो कि आपका देहरादून में है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, और इसकी स्थापना 1979 में की गई। तो ये सभी एलिम्को आपका हुआ, जिसका कार्य क्या है, बैसाखी बनाना, हाथ पैर व कृत्रिम उपकरण बनाना। एलिम्को का कार्य क्या है, एलिम्को कहाँ है आपका, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। आर्टिफिशियल लिम्स जहाँ पर बनाए जाते हैं, जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो कहाँ है आपके, कानपुर में। और NIMH के कार्य क्या हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट NIOH के कार्य क्या हैं, NIHH के कार्य क्या हैं, ये सभी राष्ट्रीय संस्थान आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होंगे। और एक राष्ट्रीय संस्थान कह सकते हैं और है जहाँ बहुत ही जो अच्छी तरीके से कार्य करता है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसकी स्थापना 2008 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पर भी डिग्री, डिप्लोमा और काफ़ी सारी चीज़ें, साइन लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। और D.Ed भी यहाँ चलता है, B.Ed स्पेशल एजुकेशन भी चलता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके बाद में आपका शैक्षिक अवसरों की समानता का परिचय, कोठारी आयोग ने क्या कहा इसके बारे में। तो अगर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि शैक्षिक अवसरों के बारे में, यानी कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कोठारी आयोग ने क्या कहा। कोठारी आयोग, क्योंकि आप लोगों का तो दोस्तों सेकेंड ईयर का जो आपका सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस है कि आप लोग उसको समझ कर याद कीजिए। अगर आप लोग उसको रटेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, मैं भी भूलता हूँ। रटिए नहीं बिल्कुल भी, आप लोग उसको समझिए और वीडियो जो आप लोगों के लिए अपलोड की जाए उनको देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, वो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। इसलिए मैं, और आपको अगर लगता है कि मैं धीमे बोल रहा हूँ तो आप लोग क्या अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा जो आपकी 2x पे कर लीजिए या 1.5 पे कर लीजिए, तो उसमें मैं जितने तेज़ बोलता हुआ चला जाऊँगा। अपना जो उसकी स्पीड है वो थोड़ा बढ़ा लीजिए। कोठारी आयोग ने क्या कहा शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में, कहा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सबको समान अवसर प्रदान करना है। अतः राज्य सरकार का कर्तव्य है कि समावेशित वातावरण में विशेष बच्चों के शिक्षण हेतु निःशुल्क व्यवस्था करें, जिसे आर्थिक बाधा के कारण कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए। यानी कि समावेशी विद्यालयों की बात की गई और कहा गया कि समावेशित विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाए और ऐसे वातावरण की व्यवस्था की जाए जहां पर वो आ जा सकें, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और एक बाधा मुक्त वातावरण उनको मिल सके। और इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो ये चैप्टर था लगभग समाप्त होता है। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट मैं आपको मिलूँगा यूनिट 4 के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यूनिट 4 भी समझा दी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।